बड़ी बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। मैं अपने शौहर के आने की शिद्दत से मुंतजिर थी। वो अपनी अम्मा से मिलने अपने शहर गया था। वो मुझे 2 दिन का कहकर गया था, मगर उसको गए हुए आज पूरे 4 दिन हो चुके थे, मगर वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। मेरी शादी को अभी 6 माह का अरसा ही गुजरा था। ये मेरी और मेरे शौहर की पसंद की शादी थी। पसंद का सिलसिला दरअसल मेरी तरफ से ही शुरू हुआ था। हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, मगर हम दोनों का काम का सेक्शन अलग था। मैं अशिया की पैकिंग का काम करती थी, जबकि साजिद मशीनों को चलाने और बंद करने का काम सरअंजाम दिया करता था। मेरी और उसकी मुलाकात फैक्ट्री के सालाना खाने से पहले ही हुई थी। मैं तैयार हुई, ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर पैदल ही फैक्ट्री की तरफ गामजन थी। आज चूंकि सालाना लंच था, लिहाजा मैं काफी तैयार होकर घर से निकली थी। मेरा घर फैक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा मैं ये फासला पैदल ही तय कर लिया करती थी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि सेल में लिया गया मेरा ये सैंडल मेरा ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। मैं चलते हुए अपना जूता टूट जाने की वजह से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। साजिद सड़क पर अपनी बाइक पर फैक्ट्री की तरफ ही जा रहा था। वो भी मुझे सड़क पर गिरता देखकर मेरी मदद करने की गर्ज से रुक गया था। चोट मेरे माथे पर लगी थी, जिसमें से खून बह रहा था। वो मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर करीबी डिस्पेंसरी ले गया था। मेरी मरहम पट्टी होने तक वो वहीं रुका रहा। इसके बाद वो मुझे फैक्ट्री ले आया था। उसने इसी महीने नौकरी शुरू की थी, जबकि मुझे फैक्ट्री में नौकरी करते 4 साल का अरसा गुजर चुका था। वो किसी और शहर से नौकरी के लिए इस शहर में आया था। उस दिन के बाद से मैं उसी के साथ बाइक पर फैक्ट्री आया और जाया करती थी। उसके साथ वक्त गुजारने से मालूम कि वो अकेला ही किराए के घर में रहता था। उसका घर फैक्ट्री से काफी दूर पड़ता था, लिहाजा वो फैक्ट्री के आसपास किसी घर की तलाश में था। हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली ही पड़ा था। मैंने अब्बा से पूछकर उसे ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अब्बा फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वो एक हादसे में दोनों टांगों से माजूर हो गया था। फैक्ट्री में उसकी जगह मुझे नौकरी मिल गई थी और यूं हमारे घर की गाड़ी फिर से चल निकली थी। साजिद एक शरीफ इंसान था। मैं बहुत जल्द उसके करीब आ गई थी। अब्बा के बाद मेरी जिंदगी में आने वाला वो पहला शख्स था। मैंने होश संभालते अपने इर्द गिर्द बस माँ बाप को ही देखा था। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। बस आस पास मोहल्ले वाले ही हमारे दुख दर्द में शरीक हो जाया करते थे। साजिद के घर में आने से कुछ रौनक हो गई थी। वो फारिग वक्त में अब्बा के पास बैठ जाता तो कभी चीनी का पराठा बनाकर उसकी आओ भगत में लगी रहती थी। अम्मा को भी उसकी शक्ल में एक बेटा मिल गया था और अम्मा की बेटे की हमेशा की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। साजिद जल्द ही हमारे घर का फर्द बन गया था। उसे हमारे घर रहते तकरीबन साल से ऊपर हो गया था, मगर वो आज तक एक दिन के लिए अपने घर नहीं गया था। मैंने कुछ हैरान होकर उससे घर ना जाने की वजह पूछी थी, मगर वो बात को टाल गया था। अब्बा को शायद खुद ही अंदाजा हो गया था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन अब्बा ने उसके माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मैंने उसे बताया था कि अब्बा मेरी और उसकी शादी के बारे में सोच रहा था। उसने ना जाने अब्बा को क्या कहकर मनाया था कि अब्बा ने अगले ही जुमे मेरा और उसका निकाह करके मुझे ऊपर के पोर्शन में रुखसत कर दिया था। मैं तो साजिद के साथ शादी पर बेहद खुश थी। वो भी बज़ाहिर खुश था। मैं उसके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानता। शादी पर बेहद खुश थी। वो भी बज़ाहिर खुश था। मैं उसके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे तो उसके घर का पता भी मालूम नहीं था। शादी के बाद वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला था। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे। साजिद एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। एक शाम साजिद कुछ सामान बांधकर ये कहकर निकल गया था कि वो दूसरे शहर अपने घर जा रहा था।
मगर 4 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक वो वापस नहीं लौटा था और मेरे पास उसका इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। साजिद को गए 15 दिन हो चुके थे, मगर ना तो वो खुद आया था और ना ही मुझे उसके बारे में कोई खबर थी। फैक्ट्री के मालिकान भी उसके बारे में पूछ रहे थे। मैंने खुद से उसकी छुट्टी के लिए दरखास्त तो दे दी थी, मगर मुझे खुद उसकी वापसी का कोई इल्म नहीं था। अब तो मुझे तशवीश होने लगी थी कि क्या वो वापस भी आएगा कि नहीं। वो मुझे धोखा तो नहीं दे गया था, पर अगर गया हो। मैंने फैक्ट्री में मौजूद उसके रिकॉर्ड में से तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। उसके आईडी कार्ड की कॉपी पर उसके घर का पता भी दर्ज था। उसकी तलाश में उसके शहर की तरफ रवाना होने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस में बैठकर साजिद की तलाश में उसके शहर की तरफ रवाना हो चुकी थी। अब्बा मुझे अकेला भेजने के हक में नहीं था, मगर मैंने उसे मना लिया था। उसका शहर हमारे शहर से 2 घंटे की मसाफत पर था। बस से उतरकर मैं एक रिक्शे वाले को पता बताकर रिक्शे में बैठ गई थी। रिक्शे वाला पता देखते ही घर के बारे में समझ गया था। उसने मुझे ऐन उस घर के सामने उतारा था। यही घर है बाजी, उसने हाथ से इशारा करके मुझे घर के बारे में बता भी दिया था। मैंने घर का जायजा लेकर घंटी बजा दी थी। मैं धड़कते दिल के साथ दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी थी। दरवाजा साजिद ने ही खोला था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया था। तुम लगी थी। दरवाजा साजिद ने ही खोला था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया था। तुम यहाँ? वो हैरत से बोला था। तुम तो वापस पलट कर आए नहीं, न अपनी कोई खैर खबर भिजवाई, लिहाजा मुझे ही आना पड़ा। मैंने शिकवा किया तो वो कुछ शर्मिंदा सा होते हुए बोला था, हाँ मैं बस कुछ मसरूफ हो गया था। अंदर नहीं बुलाओगे? मेरे कहने पर उसे अंदर बुलाने का याद आया था। हाँ आ जाओ, उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया था। मैं एक गेट का जायजा लेती अंदर दाखिल हुई थी। वो मुझे एक कमरे में ले गया था। ये मेरी बीवी है, उसने एक औरत से मेरा तारुफ करवाया था। उस औरत ने ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लिया था। तुझे मना किया था कि तूने शादी नहीं करनी, तेरी बहन की जान को खतरा लाहिक हो सकता है। वो साजिद से बोली थी। ऐसा कुछ नहीं होता अम्मा, ये सब कहने की बातें हैं। साजिद बड़ी धीमी आवाज में एहतराम, तू मुझे पहले अपनी शादी के बारे में बता देता तो मैं कुछ कर सकती थी। मैं चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, जबकि मुझे उनकी एक भी बात की समझ नहीं आई थी। मैं बस इतना समझ सकी थी कि साजिद की माँ हमारी शादी के बारे में बेखबर थी और वो इस खबर पर खुश नहीं थी। इतना तो मुझे अंदाजा था कि मेरे ससुराल वाले खुशी से मुझे खुशामदीद नहीं करेंगे। साजिद मुझे दूसरे कमरे में छोड़कर वापस चला गया था, जबकि मैं बंद कमरे में उसके इंतजार में बैठ गई थी। रात काफी गुजर गई थी, मगर वो लौटकर नहीं आया था। अब तो मैं झुंझुला गई थी। साजिद का इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। रात के न जाने कौन से पहर वो कमरे में दाखिल हुआ था। उसके कमरे में आने से ही मेरी आंख खुल गई। मैं फौरन उठ बैठी थी। ये सब क्या है साजिद? मैंने उससे पूछा तो उसने बताया था कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वापस नहीं आ सका था। वो चाहता था कि मैं बताया था कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वापस नहीं आ सका था। वो चाहता था कि मैं सुबह की गाड़ी से वापस चली जाऊं। वो मुझे जल्द ही वहां आ मिलेगा, पर मैं भी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। अब तो तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगी, मैंने बुलंद आवाज में कहा तो साजिद के चेहरे का रंग बदल गया था। मैं साजिद के घर में सेट होने की पूरी कोशिश में लगी थी। घर में हमारे अलावा मेरी सास और एक नंद मौजूद थी। वो दोनों ही मुझसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। मेरी नंद का चेहरा लिट्ठे की तरह सफेद था। मैं उसके चेहरे को देखकर एक पल को हैरान रह गई थी। उसके चेहरे पर नाम को भी सुर्खी मौजूद नहीं थी। घर में मेरी नंद की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मैं हैरान थी। एक तरफ तो साजिद कहता था कि उसकी बहन बीमार थी,
दूसरी तरफ उसकी शादी की तैयारी की जा रही थी। खैर, मैं भी चुपचाप तैयारियों में लग गई थी। साजिद ने कहा था कि हम लोग मैंने बावर्ची खाने का सारा काम संभाल रखा था। मेरी सास को घर के किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस मुझे इधर से उधर फिरते देखकर अपनी सुर्ख आंखों से घूरती रहती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि वो मुझसे लड़ती झगड़ती नहीं थी और ना वो मुझे कुछ कहती थी। नंद की शादी निहायत सादगी से सरंजाम दी गई थी। शादी खैरो आफियत से अंजाम पा गई थी तो मैंने साजिद से वापसी का जिक्र किया तो उसने कहा कि अभी अम्मा ने वापस जाने से मना किया था, वो इजाजत देंगी तो वापस चलेंगे। मैं भी हैरान होती वहीं टिक गई थी। मेरी नंद की शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। इन 2 महीनों में ना तो नंद एक बार भी घर आई थी और ना ही उसका शौहर। एक दिन मेरी सास और साजिद काफी उजलत में ये कहकर घर से निकल गए थे कि मेरी नंद सलमा की तबीयत बेहद खराब थी। मैं घर में बैठकर उसकी सेहत के लिए दुआ करने लगी। कुछ ही देर में घर से बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी थी। मैं परेशान होकर सहन में निकली तो मेरी सास रोती पीटती सलमा की मैयत के साथ घर में दाखिल हुई थी। मैं अपनी नंद की मैयत को देखकर सन्नाटे में रह गई थी। मेरी सास साजिद को सलमा की मौत की वजह करार दे रही थी, जबकि साजिद भी काफी दुखी था। मेरी सास ने धक्के मारकर साजिद को उसकी बहन के जनाजे से दूर कर दिया था। मैं भी साजिद को रोते देखकर रो दी थी। सलमा की तदफीन कर दी गई थी। मैं ऐसे हालात में साजिद को वापस चलने का नहीं कह सकती थी। मेरी सास सारा दिन नंद के कमरे में बंद रहती थी। एक दिन वो घर से बाहर निकल गई थी और शाम में वो मेरे नंदोई को भी साथ ले आई थी। मेरी सास उसे सलमा के कमरे में ही ले गई थी। साजिद ने मुझे बताया था कि अमजद सलमा की मौत से बेहद दुखी और सदमे में था, लिहाजा अम्मा उसको इधर ही ले आई थी। वो चहलम तक इधर ही रुके। मैंने तो ऐसी रस्म के बारे में कभी नहीं सुना था, पर नंदोई यहाँ आ गया था। वो वाकई में बेहद दुखी था, क्योंकि वो सारा दिन नंद के कमरे में बंद रहता था, बस रात को खाना खाने के लिए बाहर निकलता था। इस घर के मकीन कुछ अजीब से थे। मेरी सास सारा दिन नंद के कमरे के बाहर बैठी रखवाली करती रहती थी कि कोई कमरे में दाखिल ना होने पाए। मैंने तंग आकर साजिद को वापस चलने का कहा तो वो बोला था कि अभी हालात मवाफिक नहीं थे, जैसे ही हालात ठीक होंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ खराब थी। वो दवाई खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था। साजिद भी किसी काम से घर से बाहर निकला था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नंद के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो रूह कांप गई थी। कमरे का मंजर बेहद खौफ में मुब्तला कर देने वाला था। नीम अंधेरे में चारों कोनों में इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। मेरा नंदोई एक सुर्ख दायरे में काला चोला पहने आलती पालती मारे बैठा था, जबकि दायरे के इर्द गिर्द मोमबत्तियां रोशन थीं। मेरे नंदोई के आसपास भी कुछ अजीबो गरीब चीजें पड़ी हुई थीं, जिनमें कपड़े की बनी बदशक्ल गुड़िया और सांप नुमा लकड़ियां शामिल थीं। मैं साकित हुई ये मंजर देख रही थी। मेरे नंदोई ने एकदम आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा था। उसकी गुस्से से भरी सुर्ख आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मैं बेहद घबरा गई थी। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं कमरे की कुंडी लगाए बैठी दुआएं पढ़कर अपने ऊपर फूंक रही थी। किसी ने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी और ना खुलने पर दरवाजे को बुरी तरह पीट डाला था। मुझे मेरी सास की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझे गुस्से में बुरा भला कह रही थी और मैं डर के मारे कांप रही थी। लग रहा था आज वो दरवाजा पी के मेरा नंदोई काला इल्म करने में मसरूफ था और मैंने उसके अमल में खलल डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरी सास गुस्से में पागल हो गई थी। मैं साजिद के घर लौट आने की दुआएं मांग रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे कमरे के बाहर साजिद के बोलने की आवाज सुनाई दी तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था।
वो अपनी माँ को मनाता वहां से ले गया था। मैं कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ना कर सकी थी और साजिद के कमरे में आने का इंतजार करने लगी थी। मुझे कमरे में बैठे कई घंटे बीत गए थे। साजिद ने अभी तक कमरे का रुख नहीं किया था। यहाँ तो साजिद ये भूल ही जाता था कि उसकी कोई बीवी भी थी। साजिद का ये रूप वहां वाले साजिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब तो मुझे भूख का भी शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं खुद ही उठकर बावर्ची खाने में जाने का सोच रही थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि साजिद घर पर मौजूद भी था कि फिर से बाहर निकल गया था। मैं अभी दरवाजे के करीब ही आई थी कि दरवाजे पर हल्की बाहर निकल गया था। मैं अभी दरवाजे के करीब ही आई थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक और साजिद की आवाज सुनाई दी थी। वो मुझे दरवाजा खोलने का कह रहा था। मैंने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाजा खोल दिया था। साजिद ने अंदर दाखिल होकर खुद ही एक बार फिर से कुंडी चढ़ा दी थी। मैंने उसके हाथ में खाने का पैकेट देखकर खुदा का शुक्र अदा किया था। उसे फिक्र थी कि मैं कब से भूखी बैठी थी। मैंने जल्दी से पैकेट खोलकर खाना शुरू कर दिया। साजिद भी मेरे साथ शामिल हो गया था। खाना खत्म हुआ तो मेरे कुछ हवास बहाल हुए थे। मैं आज साजिद से तफसील में बात करने वाली थी। तुम्हें मालूम है कि अमजद भाई सलमा के कमरे में क्या करते रहते हैं? मैंने अपने नंदोई के बारे में साजिद से पूछा था। हाँ, मालूम है, वो आहिस्तगी से बोला था। तुमने उनका सारा अमल खराब कर दिया। क्या मतलब? वो अमल किस लिए कर रहे थे? मैंने हैरान होते पूछा था। वो सलमा को सन्नाटे में रह गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। क्या साजिद ने वही बोला था जो मैंने सुना था? पर ऐसा कैसे मुमकिन था? कोई दोबारा कैसे जिंदा हो सकता था? मैंने गौर से साजिद के चेहरे की तरफ देखा था। कहीं वो मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर मैंने ठंडी सांस भरी थी। पर साजिद, ये नामुमकिन है। मारना और जिंदा करना सिर्फ रब के इख्तियार में है। मुझे लगा था कि साजिद भी उन सब खराफात पर यकीन रखता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ मैं उनका हम ख्याल नहीं हूँ, मगर मेरे घर वाले वो ऐसी खराफात पर ही यकीन रखते हैं। उसने मेरी सोच पढ़ ली थी, तभी उसने फौरन ही वजाहत दी थी। मैंने साजिद के ख्यालात सुनकर सुकून का सांस लिया था। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया साजिद, वो लोग सलमा को क्यों जिंदा करना चाहते हैं और सलमा की मौत यूं अचानक कैसे हो गई थी? मैं साजिद के चेहरे पर से हो गई थी। मैं साजिद के चेहरे पर नजरें गाड़े उसके बोलने की मुंतजिर थी। मेरा अब्बा काले इल्म का माहिर एक आमिल था। उसकी शोहरत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग दूर दराज से अपने मसले मसाइल लेकर अब्बा के पास उनका हल करवाने के लिए आते थे। अब्बा भी चुटकियां बजाते उनके मसले हल कर दिया करता था। काले जादू का अमल बहुत मुश्किल होता है। उसमें इंसान की बेपनाह कुव्वत लगती है। अब्बा की भी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, पर अब्बा को नशा लग गया था, ताकत का नशा। वो जो चाहता था काले इल्म का अमल करके आसानी से करवा लिया करता था। हम सब घर वालों को उस पर अंधा एतमाद था। अब्बा चाहता था कि मैं उसका जानशीन बनूं। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो अकेला अमल कर सके, लिहाजा वो मुझे अपने साथ शामिल करना चाहता था, जबकि मेरा बिल्कुल भी इस काम की तरफ रुझान नहीं था। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, जबकि ज्यादातर लोग अब्बा के पास इसी काम से आते थे। अब्बा ने मुझे समझाने और मनाने की बहुत कोशिश की थी, मगर अब्बा का कोई भी अमल अपने बेटे पर नहीं चल सका था और मैं घर छोड़कर भाग गया था। तब मैं किसी और शहर गया था। अब्बा ने अपने भतीजे अमजद को अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अमजद को खुद इस काम का शौक था। अमजद के साथ साथ अब्बा सलमा को भी कुछ न कुछ सिखाता रहता था। अब्बा की अचानक मौत से सब काम रुक गए थे। चूंकि वो काफी मशहूर था, लिहाजा मुझ तक भी उसकी मौत की इत्तला पहुंच गई थी। मैं उसके जनाजे पर बर वक्त पहुंच गया था। अब्बा मरने से पहले वसीयत कर गया था कि मेरी शादी कभी न की जाएगी, क्योंकि मेरी शादी होने से सलमा की मौत वाक़ई हो जाएगी।
अम्मा ने ये बात पल्लू से बांध ली थी। अब्बा की मौत से हदिये की सूरत में आता घर में बेहिसाब पैसा रुक गया था, इसलिए अम्मा चाहती थी कि मैं अब्बा की जगह संभाल लूं, मगर मैं फिर से घर से भाग गया था। अम्मा ने मेरी जगह सलमा को बिठा दिया था। लोगों को एतकाद था कि ये पीर बाबा की बेटी है, तो कुछ करामात तो उसके पास भी होंगी ही। घर में पैसे आने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका था। सलमा शुरू से ही कुछ बीमार रहती थी। वक्त के साथ उसकी बीमारी बढ़ती गई थी, जबकि अम्मा काले जादू और वज़ाइफ में उसकी बीमारी का इलाज और शिफा ढूंढती रहती थी। ना उसे डॉक्टर को चेक करवाया और ना ही कोई दवा इलाज किया, जिससे उसकी सेहत गिरती गई थी। मेरी शादी यहाँ तो होनी मुमकिन नहीं थी। वहां तुमने शादी का जिक्र किया तो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे भी तुम अच्छी लगती थी। मेरी अम्मा तो कभी राजी ना होती, लिहाजा मैं उधर ही शादी करके रहने लगा था। कुछ दिनों से सलमा की तबीयत बेहद खराब थी। मुझे खबर मिली तो मैं उसे देखने चला आया था। मैं अम्मा से छुपाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखकर कैंसर था। मैंने अम्मा को बताया तो उन्होंने यकीन ना किया। मैं अम्मा से छुपकर उसे दवाई खिलाता रहा था। इसीलिए मैं वापस नहीं आ सका था, क्योंकि बगैर दवाई के वो तकलीफ से तड़प जाती थी, जबकि अमजद उसकी सेहतयाबी के लिए अमल करने में लगा रहता था। इसी दौरान तुम चली आई और मुझे अम्मा को बताना पड़ा कि मैं शादी कर चुका था। अम्मा ने अब्बा की वसीयत पल्लू से बांध रखी थी और उन्हें अब्बा की बात पर बेहद एतकाद था, लिहाजा वो मुझे ही सलमा की बीमारी का जिम्मेदार ठहरा रही थी। अम्मा की अपनी ही कोई सोच थी। उसका कहना था कि चूंकि मेरी शादी हुई थी तो सलमा की भी होनी चाहिए थी, नहीं तो वो मर सकती थी। सलमा की शादी के बाद मैं तुम्हें तलाक दूं और अमजद सलमा को तलाक देगा। इस तरह किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं अम्मा की मंतिक सुनकर हैरान था, मगर इस वक्त मेरा सारा ध्यान सलमा की सेहत की तरफ था। उसकी शादी में कोई मुज़ायका नहीं था, वो भी अमजद को था, मगर इस वक्त मेरा सारा ध्यान सलमा की सेहत की तरफ था। उसकी शादी में कोई मुज़ायका नहीं था, वो भी अमजद को पसंद करती थी। हो सकता था कि माहौल बदलने से उसकी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब हों, लिहाजा मैं शादी की तैयारियों में लग गया था। उसकी शादी के बाद भी मैं उसे बाकायदगी से दवा खिला रहा था और उसकी तबीयत में काफी बेहतरी भी आई थी। मैं उसे अपने साथ शहर ले जाने के इंतजामात करने में लग गया था, ताकि वहां के अस्पताल में उसका मुनासिब इलाज हो सके, मगर उसकी जिंदगी ने वफा नहीं की थी और वो हम सबको रोता छोड़कर इस तकलीफ से हमेशा के लिए निजात पा गई थी, जिसमें वो कई बरसों से मुब्तला थी। अम्मा मुझे और तुम्हें सलमा की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। मैंने कई मर्तबा उसे समझाने की कोशिश की, मगर बेसूद रहा था। अमजद ने अम्मा से कहा था कि जिसकी वजह से सलमा की मौत हुई थी, जिंदगी भी उसी की वजह से मिलेगी। वो कोई ऐसा अमल कर रहा था जिससे तुम्हें सख्त अमल था, मगर तुमने उसके सारे मंसूबे को खाक में मिला दिया था। अब उसको नए सिरे से अमल शुरू करना होगा। आखिर में साजिद अमजद की बेवकूफी पर मुस्कुरा दिया था, जबकि अपनी मौत का सुनकर मुझे झुरझुरी आ गई थी। ये कैसे लोग थे और कैसी कैसी बातों पर यकीन रखते थे। उफ खुदाया, मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। शुक्र था साजिद ऐसा नहीं था। वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखता था और ना ही वो काले जादू का कभी हिस्सा रहा था। वो बहुत रहमदिल और हमदर्द था, अपने खानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसने अपनी बहन की जिंदगी बचाने की भी पूरी कोशिश की थी, मगर रब की रजा के आगे तो सभी बेबस होते हैं। मैं सोने के लिए लेटी तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, जबकि साथ लेटा साजिद मजे से खर्राटे ले रहा था। वो बचपन से यहीं रहा पला बढ़ा था। वो इस माहौल का आदी था, जबकि मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया और अजीब था। मैं यह सोच रही थी, मुझे भी अपने रब पर बेइंतहा यकीन था। मैं जानती थी कि हर काम रब की मर्जी और रजा से होता है, पर इंसान जब शैतानी काम करने पर उतरे तो रब के फरमान तक को भुला देता है।
मैं जानती थी कि साजिद मुझे यहाँ से बाहिफाजत निकाल कर ले जाएगा। मैं अभी फजर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चौंक गई थी। बाहर से कोई साजिद को आवाजें दे रहा था। मैंने साजिद को उठाया तो वो उठकर बाहर निकल गया था, जबकि मैं कमरे में ही बैठी रही थी। साजिद कुछ देर में नाश्ता लेकर आ गया था। वो बोला था कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कुछ देर में बस पर बिठा दूंगा। तुम वापस चली जाओ तो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। और तुम? मैंने फौरन ही उसकी बाबत दरियाफ्त किया था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो सलमा से बेहद प्यार करती थी। अब तक उन्हें उम्मीद थी कि सलमा जिंदा हो जाएगी। अब उनकी उम्मीद टूटी है तो उनकी तबीयत बिगड़ गई की उम्मीद टूटी है तो उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं उनकी तबीयत संभलते ही 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मगर साजिद, ये बिल्कुल पागलपन है। तुम्हें अपनी माँ को भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने दुख भरे लहजे में साजिद को मशवरा दिया था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं वापस जाने की तैयारियों में लग गई थी। मैं अपने साथ कुछ कपड़े वगैरह लाई थी। मैंने अपना सामान बैग में रखना शुरू कर दिया था। कुछ देर में साजिद ने मुझे बाहर आने का इशारा किया था। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं दबे कदमों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि न जाने किस तरफ से निकलकर साजिद की मां ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसने मुझे बेहद जोर से पकड़ लिया था। नहीं जाने दूंगी। उसके लबों पर यही गिरदान थी। मेरी बेटी तेरी वजह से मरी है। तू मरेगी तो मेरी बेटी वापस आएगी। साजिद मुझे छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी अम्मा मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। आपकी बेटी मेरी वजह से नहीं, आपकी खुद की वजह से मरी है। मैं एकदम फट पड़ी थी। मैंने झटका देकर खुद ही अपने आप को छुड़वा लिया था। वो हैरानी से मेरी शक्ल देखती, शायद मेरे अल्फाज पर गौर कर रही थी। आपकी बेटी की जान आपकी वजह से गई थी। अब के मैं जरा धीमे लहजे में बोली थी। जब इसको इलाज की जरूरत थी, आपने उसका इलाज नहीं किया था। सब तकलीफ रब की रजा से होती है, किसी जादू मंतर से नहीं। वो आंखें फाड़े मुझे देखती रह गई थी। मैं साजिद का हाथ पकड़े आगे बढ़ी थी। बैरूनी दरवाजे से दाखिल होते अमजद को देखकर मैं ठिठक गई थी। उसकी सुर्ख आंखें मुझ पर जमी थी। मुझे उसकी सुर्ख आंखों से बेहद वहशत होती थी। वो बैरूनी दरवाजे के बीच में ऐसे खड़ा था कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला तो मेरे साथ साथ साजिद भी उसके हाथ में पकड़ी अमल से नहीं कर सकता। वो ये ढोंगी बाबा हाथ से कर देता है, मैंने दिल में सोचा था। यकीनन उसका इरादा मुझे गोली मारने का था। साजिद मेरे सामने दोनों बाजू फैलाकर खड़ा हो गया था, जबकि उसकी माँ पिस्तौल देखकर तालियां बजा रही थी। उसकी माँ को वाकई पागल खाने की जरूरत थी। कोई भी सेहतमंद औरत इस किस्म का रवैया जाहिर नहीं कर सकती थी। अमजद पिस्तौल मेरी तरफ तान चुका था। दरवाजे पर पड़े पर्दे में हलचल हुई थी और कुछ पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए थे। अमजद उनको देखकर हैरान था, जबकि साजिद की माँ पुलिस को देखकर रो रही थी। पुलिस वाले अमजद के हाथ में पिस्तौल देख चुके थे। उन्होंने फौरन ही अमजद के हाथ से पिस्तौल ले ली थी और अमजद को हथकड़ी लगा दी थी। यहाँ काला जादू कौन करता है, उसकी गिरफ्तारी का हुक्म मिला है, उनमें से एक पुलिस वाले ने पूछा। तो मेरा और साजिद का एक साथ हाथ अमजद की तरफ उठ गया था। पुलिस अमजद को गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। साजिद मुझे बस में बिठाकर वापस चला गया था, जबकि मैं सोच रही थी कि जिंदगी में दोबारा कभी अपने ससुराल का रुख नहीं करूं।